हेलो फ्रेंड्स, आइए आज आपको हम ले चलते हैं धौली सांतु स्तूप, जो कि भुवनेश्वर के पास स्थित है। और आज यहाँ के हम लाइट एंड साउंड शो को देखेंगे, जिससे हमें भारतवर्ष के महान सम्राट अशोक के बारे में जानने को मिलेगा। आइए लाइट एंड साउंड शो देखते हैं। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को राजकाज के कामों में लगाया। उसकी प्रतिभा पर गहरा भरोसा दिखाया। पिता का ये अगाध प्रेम और अशोक के प्रति बढ़ते अनुराग से सुशील व्याकुल हो उठा। अपने पिता की संतानों में मैं ज्येष्ठ हूँ। राज की जो बागडोर मेरे कंधे में होनी चाहिए, वो अशोक के कंधे में डाली जाएगी। पिता का अशोक के प्रति यह अनुराग सुशील बेचैन था और अशोक लगन धैर्य के साथ प्रांतों को नियंत्रित करने के कार्य में लग गया। अपने साहस, बुद्धि और नियंत्रण करने की अद्भुत क्षमता ने अशोक की लोकप्रियता में चार चांद लगाना शुरू कर दिया। अशोक की बढ़ती प्रसिद्धि और प्रांतों को नियंत्रित करने की क्षमता से जहां एक तरफ बिंदुसार का भरोसा अशोक के प्रति बढ़ता जा रहा था, वहीं युवराज सुशील का भावी सम्राट बनने का भरोसा डगमगाने लगा। युवराज होने के बावजूद अशोक उसे प्रतिद्वंदी की तरह नजर आने लगा। सुदूर उत्तर पश्चिम तक्षशिला के प्रांत में असंतोष बढ़ने लगा था। फौजी गुटबाजी शुरू हो गई थी। एक प्रांत के अंदर कई सैन्य दल बन गए थे। उनकी आपस की खींचतान और असंतोष से तक्षशिला खतरे में था। सुशील के लिए यही अवसर था जब वो अशोक को पिता बिंदुसार की नजरों से दूर कर सकता था। सुशील ने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया। तक्षशिला में बढ़ती अशांति और असंतोष ने मौर्य साम्राज्य को संकट में डाल दिया। तक्षशिला की रियासतें आपस में शत्रुता पाली हुई। रियासतों के सैन्य दल आपस में लड़ रहे हैं। यदि इसे शीघ्र लेकर नहीं गया तो वह जरूरी नहीं। जब तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर देगा, पितामह चंद्रगुप्त के साम्राज्य की रक्षा करनी है तो तक्षशिला के विद्रोह को शांत करना ही होगा। हम भाइयों में सिर्फ अशोक ही ऐसा है जो इस विद्रोह को शांत कर सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अशोक को यथाशीघ्र तक्षशिला प्रस्थान करने का आदेश दें। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में हो रहे उपद्रव और बढ़ रही अशांति को शांत करने के लिए तक्षशिला जाने का आदेश दे दिया। अशोक अपने बड़े भाई सुशील की योजना से अनजान अपने दल बल के साथ तक्षशिला की ओर बढ़ चला। अशोक ने पाटलिपुत्र से तक्षशिला, आज के सिंध प्रदेश तक की लंबी यात्रा तय की। अशोक की व्यवहार कुशलता, उसकी बहादुरी और राज चलाने की उसकी नीति से तक्षशिलावासी पहले से ही परिचित थे। अशोक के तक्षशिला आगमन को वहां के लोगों ने बड़े उत्साह और खुले हृदय से लिया। अशोक का जबरदस्त स्वागत किया गया। तक्षशिला की धरती पर न घोड़े दौड़ाए गए, न तलवार चली, न ही लोग बहा। अशोक के आगमन और उसकी व्यवहार कुशल राजनीति ने आपसी उपद्रव, मनमुटाव को बिना किसी युद्ध के शांत कर दिया। तक्षशिला की सफलता की खबर जब पाटलिपुत्र पहुंची तो सम्राट बिंदुसार का सर और गर्व से कर उठा। अशोक के प्रति स्नेह, अनुराग और आस्था महाराजा बिंदुसार के हृदय में बस गई। यही सुशील के लिए चिंता की बात है। सुशील को उसकी अपनी सत्ता हिलती नजर आई। अशोक को अपने रास्ते से हटाना सुशील का एकमात्र लक्ष्य बन गया। सुशील ने अशोक के खिलाफ महाराज के कान भरना शुरू किए। महाराज बिंदुसार को अशोक के विरुद्ध करने के लिए जितने प्रयोजन हो सकते थे सब किए। सुशील युवराज था, मौर्य साम्राज्य का भावी शासक। उसका इस प्रकार सोचना बिंदुसार को चिंतित किया जा रहा था। सुशील की बातों में भविष्य के खतरे की गंध आ रही थी।
बिंदुसार ने अशोक को अपने से दूर भेज दिया। अशोक को देश से ताला मिल गया। क्रोध और घृणा से भरा अशोक अपने भाई सुसिल की योजना को भली भांति समझ चुका था। अपने हृदय में धर्म की ज्वाला को दबाए अशोक मौर्य साम्राज्य से बाहर निकल गया। मौर्य साम्राज्य के महाराज जो मेरे पिताजी थे, उनका संदेश आया है। पिता मुझे वापस लौट आने को कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रांत उज्जैन में भयंकर विद्रोह से छिड़ा है। मेरे अपने ही भाई ने मेरे खिलाफ पिताजी के कान भरे, मेरे खिलाफ किया। यही पिताजी जो निमंत्रण देकर मुझे बुला रहे हैं, उन्होंने देश निकाला का आदेश सुनाते एक कभी भी दे रहे हैं। ये कैसा संबंध है? क्या ये निमंत्रण सिर्फ इसलिए है कि मेरे भाइयों में विद्रोह को कुचलने का साहस नहीं? फिर तो युवराज सुसिल को कोई अधिकार नहीं कि वो मौर्य साम्राज्य की प्रजा पर राज करे। जो राजा अपनी प्रजा की भावनाओं, उनकी आवश्यकताओं को न समझता हो, उसे राज करने का अधिकार ही नहीं। एक बार फिर मेरा हृदय क्रोध और ग्लानि से भर आया है। मैं चाहूंगा, उज्जैन अवश्य जाऊंगा। मौर्य साम्राज्य को मेरी जरूरत है। अशोक की जोरदार वापसी को अपनी पूरी ताकत, हौसले और सैन्य बल के साथ उज्जैन के विद्रोह को कुचलने अशोक निकल गया। उज्जैन में घमासान अशोक ने अपनी पूरी शक्ति में विद्रोह को पूरी तरह ड्राउन किया था। विद्रोही मारे गए। मौर्य साम्राज्य के हिल की नींव और गहरे दस्ती चली हुई। चेनी के इस संग्राम में अशोक को चोट आई। घायल अशोक के उपचार में वैद्य लगा दिए गए। इन्हीं में एक थी बौद्ध सन्यासिनी देवी। दिन रात अशोक की देखभाल में लगी थी। देवी के संपर्क ने अशोक का परिचय बौद्ध धर्म और विचार से कराया। धर्म का विचार अशोक के मन को छू गया था। देवी का अनुराग और उसका संपर्क उसे भाने लगा। आगे चलकर अशोक ने देवी के अनुराग और उसके प्रति अपने लगाव को वैवाहिक रूप में बदल दिया। अशोक उज्जैनी के प्रशासन में लगे थे। उधर पाटलिपुत्र में उनके पिता बिंदुसार बीमार मृत्यु शैया पर पड़े संघर्ष कर रहे थे। पिता पुत्र दोनों संघर्षरत थे। दोनों ओर संघर्ष था। संघर्ष था जीवन का। अशोक उज्जैनी के संघर्ष के विजयी योद्धा थे, लेकिन पिता बिंदुसार मृत्यु से अपने जीवन का संघर्ष करते हारे। मृत्यु ने जीवन पर विजय प्राप्त की। पिता से दूर पिता की मृत्यु के समाचार ने अशोक को पुनः नए संग्राम में ला खड़ा किया। धूल के गुबार उठने लगे। मन में दुख करुणा का बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। कई तरह के प्रश्न आपस में टकराने लगे। प्रश्न था आने वाले समय के मौर्य साम्राज्य के गौरव का। पिता नहीं रहे, मुझे पाटलिपुत्र लौट जाना होगा। पिता मुझे चढ़ने और मेरा बिंदुसार के विशाल मौर्य साम्राज्य के भविष्य में पुनः अनिश्चय के बादल मंडराने लगे। मौर्य साम्राज्य का शासन अपने ज्येष्ठ भाई सुसिल के कमजोर हाथों में चला जाऊंगा। राजकाज से दूर न चला जाऊं घने अंधियारे जंगल। सुसिल के हाथों में मैं मौर्य साम्राज्य के विनाश को देख रहा हूं। तुमने मुझे पुनः बधाई ना करें। मेरा जीवन संघर्ष और उठा पड़ा का चक्र बन रहेगा। इससे मुक्ति नहीं। अशोक को साम्राज्य के भविष्य की चिंता थी। कई तरह के प्रश्नों में आ घेरा था। वे उसमें उलझते चले जा रहे थे। तभी राजा गुप्त के नेतृत्व में अशोक को चाहने वाले मंत्रियों की एक मंडली आई। राजा गुप्त अशोक को भावी सम्राट के रूप में देख रहे थे। मौर्य साम्राज्य का भविष्य तभी सुरक्षित था जब उसकी बागडोर अशोक जैसे कुशल प्रशासक के हाथ में थे। संघर्ष मेरी नियति है।
के साम्राज्य की परिभाषा की रक्षा के लिए लड़ूंगा। ये संग्राम महान मौर्य साम्राज्य के गौरव की रक्षा का संग्राम। जो भी इसके रास्ते में आएगा मारा जाएगा। मौर्य गौरव की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। इसके अलावा मेरे भाई मेरे संबंधी जो भी आते हैं आने दो। अपने हथियार उठाओ, खोलो घोड़े, जो भी समझ में आता है हर कोई का दोस्त है। कहने दो खून की नदियां, चलो बाकी वक्त की ओर। भयंकर मारकाट मची, खून बहे, जो भी सामने आया मारा गया। अशोक ने साम्राज्य की खातिर अपने सभी भाइयों का कत्ल कर दिया। जिसे मारा गया मौर्य साम्राज्य का गौरवशाली मुकुट अशोक ने अपने माथे पर धारण किया। जीवन संघर्ष में अशोक के मोम जैसे हृदय को पत्थर सा बना दिया था। इस हृदय में दया नहीं थी, करुणा का कतरा कतरा सूख चुका था। पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठने के साथ ही अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए एक के बाद एक कई लड़ाई लड़ी। युद्धों का ये सिलसिला लंबा चला, लेकिन एक प्रदेश अभी भी था जो अशोक की पहुंच से दूर था। वो प्रदेश था कलिंग प्रदेश। कलिंग अभी भी उसकी पहुंच से दूर था। कलिंग नरेश राजा अनंत चंद्रमा की जय। कलिंग नरेश राजा अनंत चंद्रमा की जय। कलिंग आला था, पराधीनता उसे स्वीकार न थी। उत्तर भारत के समस्त राज्य अशोक के कब्जे में आ गए थे। पूर्व में बंगाल और दक्षिण में कृष्णा नदी तक उसका साम्राज्य फैल चुका था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र उस समय दुनिया के सबसे बड़े नगरों में गिनी जाती थी। 5 करोड़ से अधिक आबादी का सम्राट अशोक दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट के रूप में जाना जाने लगा। विजय जिसके माथे पर लिखी थी, जो अविजित था, अजय सिर्फ कलिंग का प्रदेश था जो उसके विजेता होने को चुनौती दे रहा था। कलिंग का इलाका जहां एक ओर स्थल मार्ग से जुड़ा था, वहीं दूसरी ओर सामुद्रिक मार्ग से थी। इसलिए राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण बना हुआ था। दूरदर्शी अशोक दक्षिण भारत पर अपनी बेहतर पकड़ बनाने के लिए कलिंग को अपने अधिकार में करने के महत्व को भली भांति समझ रहे थे। मौर्य साम्राज्य को अभेद्य बनाना है तो समुद्री मार्ग को अपने कब्जे में करना होगा। समुद्री मार्ग भविष्य में आपको चल सकता है। कलिंग को कब्जे में करना होगा। कलिंग विजय दोनों पर विजय लेकर आएगी। अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अशोक के अश्वारोहियों और पैदल सैन्य बलों ने कलिंग को घेर लिया। जबरदस्त घेरेबंदी की गई। देश के बाकी हिस्सों से कलिंग का संपर्क टूट गया। अशोक को लगा कि कलिंग जल्द ही अपनी देश होगा, लेकिन कलिंगवासी स्वाभिमानी, स्वतंत्र विचारों, स्वतंत्रता प्रिय, आजादी प्राणों से अधिक प्रिय थी। भयंकर मारकाट मची। कलिंग का यही प्रदेश संग्राम का केंद्र था। अशोक के अश्वारोहियों ने धौलीगिरी के प्रदेश को रौंद डाला। जबरदस्त मुकाबला हुआ। युद्ध चला। 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बना लिए गए। लाखों लोग मारे गए। घायलों की तो गिनती नहीं। कलिंग का युद्ध इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। मानवता आंसू बहाती रही। इंसानियत ने बर्बरता और जुल्म के आगे घुटने टेक दिए। विजयी अशोक की विजय यात्रा कलिंग की भूमि पर निकली, लेकिन इस पराक्रमी राजा के विजय स्वागत में फूलों की पंखुड़ियां नहीं थी।
स्वागत में थे कटे पिटे शब्द, अपने पतियों की मौत के शोक में विलाप करती स्त्रियां, लहू से कीचड़ बन आए रहमान, शवों के विशाल ढेर, चील गिद्ध भेड़िए और सियारों की समृद्ध गीत। अशोक का हृदय दुख, करुणा और ग्लानि से भर था। क्या कहते हैं? मैं तो निकला था विजय करने कि कलिंग की भूमि मेरा स्वागत करेगी, लेकिन विजय राजा की तरह फूलों की वर्षा, चंदन और कुमकुम से मेरे माथे पर तिलक होगा। अरे मेरे कर्म, मेरे मस्तक पर तिलक की जगह रक्त रंजित कीचड़ पड़ा। मेरे स्वागत को पीछे मुर्दा शरीर, कटे हुए मानव अंगों के ढेर, सियार और भेड़िए गा रहे हैं विजय गीत। वातावरण में सिर्फ दुर्गंध, मुर्दा शवों की दुर्गंध। क्या यही है मेरी वेशभूषा? यही है मेरा रंग? ये विजय है तो पराजय क्या? ये विजय है या पराजय? न्याय है या अन्याय? ये वीरता है या कायरता? क्या निरपराध बच्चों और स्त्रियों की हत्या है वीरता? मैंने जो किया है, क्या यही है मेरा साम्राज्य विस्तार और सहिष्णुता? किसी के पति मारे गए, किसी के पिता, किसी के बच्चे तो किसी के घर पर मुर्दा शवों के ढेर थे। क्या किया मैंने? ये विजय प्रतीक है या पराजय की बूंद? ये मंडराते गिद्ध, चील और कौवे संदेश वाहक हैं उस दुराचारी की मृत्यु के जिसने ये कर्म किए। प्रभु, मुझे शांति कहाँ मिलेगी? मेरे प्रभु, अपनी शरण में ले लो ईश्वर, अपनी शरण में ले लो, मुझे थाम लो। प्रभु शांति चाहिए मुझे, मेरे प्रभु शांति चाहिए। संत उपगुप्त और मंजूश्री ने अशांत व्यथित शोकाकुल अशोक के माथे पर स्नेह का हाथ रखा, उसकी उंगली थामी और हिंसा के मार्ग से अहिंसा के मार्ग पर लेकर चलते चले गए। उसने हिंसा का त्याग कर अहिंसा को अपना धर्म बना लिया। अशोक बुद्ध के मार्ग पर चले गए और कहे गए देवन प्रिय, देवताओं के प्रिय, प्रिय दासी। कलिंग, जहां अशोक ने युद्ध लड़ा, उसके हृदय का सबसे प्रिय प्रदेश बन गया। धौली की जो दया नदी रक्त से लाल हो गई थी, उसी दया नदी के तट पर बसे धौलीगिरी में अशोक ने कई चैत्य और स्तूप बनवाए, शांति संदेशों के स्तंभ खड़े करवा दिए। कलिंग के ये शिलालेख मानवीय समाज, न्याय और आदर्श की बात करते हैं। अशोक ने धर्म के विचार को अंगीकार किया, अहिंसा ही उसका मार्ग था। इंसान ही नहीं, पशुओं, जीव जंतुओं की हिंसा पर भी रोक लगा दी गई। शाकाहार का विचार दिया, जाति पाति के भेद खत्म कर दिए गए, लोक कल्याण और जनहित उसके शासन के मंत्र बन गए। जो पशुओं मनुष्यों को छाया देते हैं। प्रत्येक 9 मील की दूरी पर मैंने आम की बागीचे लगाए और फूल खुलवाए हैं, विश्राम के लिए करवाए हैं, कई ब्लॉक बनाए हैं। मैंने
धम्म की नीति को लागू करने के लिए उसने धर्माधिकारी नियुक्त किए और धम्म के विस्तार के लिए कई शांति संदेशकों को देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में भेजा। श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, इजिप्ट, सीरिया और मैसेडोनिया के इलाकों में अशोक के शांति दूत अहिंसा के विचार को लेकर गए और बुद्ध के विचार का प्रसार किया। लगभग 40 वर्षों तक साम्राज्य का संचालन करने के बाद 200 पूर्व में महान सम्राट अशोक ने देह त्याग दी। अशोक के शांति संदेश उसकी राजनीतिक समझ की गौरव गाथा कहते नजर आते हैं और आज भी अंधेरे में रोशनी फैलाने का काम करते हैं। संभवतः अशोक दुनिया का पहला ऐसा सम्राट था जिसने साम्राज्यवाद के विचार को लोक कल्याण और जनहित के संदर्भों में समझा और उसे लागू भी किया। हिंसा के विरोध में अहिंसा के बौद्ध दर्शन को जन जन तक पहुंचाया। धौली में अहिंसा का प्रतीक स्वरूप एक बौद्ध स्तूप और एक हाथी का स्वरूप यहाँ बना हुआ है जो अहिंसा के उसी विचार का प्रतीक है। मेरे नाद में महान अशोक का नाद भी मिला हुआ है। मैं नाद हूँ शांति का।